हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एनसीईआरटी किताब के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी एसएसटी होने वाला है और यह जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग सीटेट 6 to 8 में जिनका पेपर 2 में एसएसटी है या फिर स्टेट बीपीएससी या फिर अन्य कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से लिया गया है और सारे एग्ज़ाम का बेस पैटर्न एनसीईआरटी ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की किताब के प्रमुख सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। यह कथन किसका है? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, और क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया गया है, क्लास 10 के एनसीईआरटी से, ठीक है, कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। यह कथन किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का था या फिर सीवाई चिंतामणि का था या लाला लाजपत राय का था या डी में है मोर और ई में है नन। एक से अधिक लोग बोले थे या फिर इनमें से कोई नहीं बोले थे। तो आप पाएंगे कि जो ये जो कथन है कि मनुष्य में देवत्व अगर कहीं पर है तो वो दादा भाई नौरोजी में है, ये कथन था गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के हाथ कौन थे? तो यही गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। इनको गांधी जी के राजनीति गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यही है, ठीक है। इन्हीं का कथन है कि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक कौन थे? ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक कौन थे? क्या मेजर लॉरेंस थे या लॉर्ड रिपन थे या अगस्त क्लेवेलैंड थे? तो ब्रिटिश भारतीय सेना के जो जनक थे ना, वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मानवाधिकार के आयोग और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? क्या वो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं या फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है? ये भी आपके एनसीईआरटी के ही सवाल है, जो आपके एग्जाम्पल में दिया रहा था उससे नहीं है, ये आपके जो लाइन से लिया गया सवाल है, ठीक है। ये पॉलिटी का सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे और आंसर जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पावरफुल पद है, लेकिन राज्य का जो भी मेन काम होता है ना, वो राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा यहाँ से कि राज्यपाल के द्वारा ये चीज़ें किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कौन से राज्य में? यहाँ से आपका सिर्फ राज्य का नाम पूछा जा रहा है, क्या वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है या फिर जम्मू कश्मीर है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कि कुल्लू मनाली का नाम आपने सुना होगा, कुल्लू मनाली, तो कुल्लू मनाली वही कुल्लू है, ये मनाली यहाँ पे शब्द जुड़ जाता था तो आसानी से आप लोग HP मार देते हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पे मनाली नहीं है, कुल्लू और कांगड़ा दोनों जो घाटी है ना या फिर मनाली, ये तीनों रहेगा ना, तो ये आपके जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा या फिर मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा या फिर जनता पार्टी के द्वारा। तो आप पाएंगे कि जो रोलिंग प्लान है ना, ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये इसकी अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, W.O. होम के द्वारा किया गया था, तो इसकी आलोचना, इनमें से कौन पत्रिका है जो अलग अलग कारणों से इसकी आलोचना कर दी थी? क्या वो बंगवासी है या काल है या केसरी है? तो आप पाएंगे कि कांग्रेस का आलोचना करने वाले ये तीनों के तीनों पत्रिकाएं थे, ये तीनों के तीनों इसकी आलोचना करती थी, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी MTO चला जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, एलिजा इम्पे, लॉर्ड मैकाले, AP शाह। तो स्वतंत्रता पूर्व जो भारत का पहला विधि आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो थे आपके लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे। आठवां क्वेश्चन है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है, इसीलिए बड़े ही इत्मीनान से देखिएगा कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने या फिर पंडिता रमाबाई ने या सावित्रीबाई फुले ने, या इनमें से डी हो जाएगा या ई हो जाएगा, ठीक है। तो आप पाएंगे कि आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वह पंडिता रमाबाई ने की थी, पंडिता रमाबाई ने की थी। नौवां क्वेश्चन है कि
नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कह रहा है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ 12 मासी होती है, यानी 12 महीना बहने वाली होती है। बी कह रहा है कि ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। जैसे नदियाँ चलती है तो खरपतवार मिट्टी को भी लेके चलती है ना, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये नदियाँ अपने साथ साथ जो है सिल्ट और बालू का संवहन करती है, तो साथ में ले जाती है। सी कह रहा है कि हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प, ठीक है, प्रवाह के निचले भाग में विसर्प या गोखुर झील बनाते हैं, ठीक है, गोखुर झील बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके ये तीनों कथन दिया गया है, इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि केवल एक सही है या एक और दो दोनों सही है या एक और तीन दोनों सही है। तो आप पाएंगे कि हिमालयी नदियाँ के बारे में पहला कथन जो है यह 12 मासी होती है अधिकांश नदियाँ, ये सही है। और दूसरा, ये निचले भाग में ये विसर्प या फिर आप कह सकते हैं तो गोखुर झील का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही है। ये सिल्ट और बालू का संवहन ये नहीं करती है, ठीक है, ये नहीं करती, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी तीनों सही हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। एक बांध है जिसका नाम है तवा, एक बांध है जिसका नाम है तवा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में या किसी में नहीं है। तो आप पाएंगे कि ये जो तवा बांध है ये भारत के एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तकम कामा पेरिस में निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी। तो मैडम भिखाजी कामा जो थे ना, ये पेरिस में 1909 ईस्वी में वंदे भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन की थी। वंदे भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन की थी मैडम भिखाजी कामा 1909 में। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैडम भिखाजी कामा जो है वंदे भारत नामक पत्रिका का प्रसारण कहाँ से की थी, किस देश से, तो हो जाएगा आपका आंसर पेरिस। तो ये सारी बात को याद रखिएगा, चूँकि एक लाइन को मैंने पढ़ा और वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता था वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया ऑप्शन के साथ, लेकिन इसको घुमा करके इसी लाइन से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आप कर रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक सभा किसने स्थापित की थी। तो महाराष्ट्र में एक रामोसी कृषक सभा स्थापना की गई थी, और ये जो स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे वे थे वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, वासुदेव बलवंत फाड़के या फिर कहीं पर फाड़के भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, इन्हीं का नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने रामोसी कृषक सभा का महाराष्ट्र में स्थापना की थी। 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित किसान सभा के सदस्यों में नहीं थे। ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू। तो आप पाएंगे कि फरवरी 1918 में जो किसान सभा का आयोजन किया गया था उसमें इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र भी थे, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये अनुपस्थित थे, उसमें सदस्य में ये शामिल नहीं थे। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसका चयन करना। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती लाल राजगोपालाचारी थे, ये भी सही है। मौलाना आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा कि मौलाना आज़ाद जो थे ना वो जिन्ना के समर्थक नहीं थे, जिन्ना के समर्थक नहीं थे, जो मुस्लिम लीग चलाते थे उनके ये समर्थक नहीं थे। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और आपसे सत्य नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। तो देखिए केवल 3 वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य कथन ही पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, ये भी सही है। और खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमान के बीच पुनः दूरी बढ़ गई, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन से क्या हुआ ना कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ हो गए थे, और हिंदू और मुसलमान दोनों को एकता बनाने के लिए ही खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने समर्थन भी किया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका गलत आंसर ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन है सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा, ये बिल्कुल सही है। गांव के समूह पुराने जमींदार के अधीन रहे, ये गलत है। और जमींदारों को जमीन पर वंशागत अधिकार दिए गए, ये भी गलत है। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब लागू हुआ तो इसमें सरकार और किसान के बीच में जो बिचौलिया होता था, मीडिएटर, वो हट गया था, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था। राजनीति का तात्पर्य महात्मा
महात्मा गांधी के अनुसार पूछा जा रहा है, क्या धर्म विहीन राजनीति था या जन कल्याण के लिए सक्रियता था या सर्वधर्म राजनीति था। तो महात्मा गांधी जी थे ना, वो राजनीति को इस हिसाब से बनाया कि राजनीति करने से जन कल्याण होनी चाहिए और जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी जन कल्याण के लिए सक्रिय होकर के किए जाने वाले काम को उन्होंने इस तरह से राजनीति को परिभाषित किया। राजनीति का मतलब सही मायने में उन्होंने इस तरह से लोगों को बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के उद्देश्य संकल्प में शामिल नहीं था। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये सारे के सारे चीज़ें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन 1829 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के उद्देश्य संकल्प में शामिल नहीं था। ऑप्शन है कि भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आह्वान, ठीक है। तो इसमें से जो यह शामिल नहीं था ना, वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए कि भारत की विदेश नीति का घोषणा, ये इसमें शामिल नहीं था, बाकी ये और ये दोनों शामिल थे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए। ये कथन देखते ही आप लोग के मन में एक ही नाम निकल के आना चाहिए, वह है CR दास यानी चित्तरंजन दास, ठीक है। CR दास यानी चित्तरंजन दास, इन्होंने ही ये बताया था कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं, कोई खास वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि आम जनता के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहने वाले थे CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन है कि सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्या वे जयप्रकाश नारायण थे या जवाहरलाल नेहरू थे या राम मनोहर लोहिया थे। तो सप्त क्रांति का जो समाजवादी विचार था ये देने वाले हैं राम मनोहर लोहिया, ठीक है। डॉक्टर लोहिया के नाम से भी इनको जानते हैं, डॉक्टर लोहिया के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार धारा प्रस्तुत किया था, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इंडीज बिल्कुल वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है, रॉकी भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यानी कि तीनों के तीनों वलित पर्वत का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है नहीं वाला, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ई चला जाएगा, ठीक है, नन। 22वां सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है ना, इनमें से नन हो जाएगा। वैसे जान लीजिए कि कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो राज्य है, वह पश्चिम बंगाल है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ई चला जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अवसादी चट्टान पहले से मौजूद चट्टान के अपक्षय से बनता है, बिल्कुल सही है। जो चट्टान है उसी के टूटने फूटने से जो चट्टान बनते हैं उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय बिल्कुल होते हैं, यानी इसकी ठोस आकृति होती है, ठोस आकार होते हैं, ठीक है। ये चट्टान परतों में निक्षेपित होते हैं। चूँकि एक चट्टान के टूटने से ये क्रम दर क्रम बनते हैं, तो ये परत बाई परत चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये परत में बनते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है। ऑप्शन है गया, बी है कटिहार, सी है रोहतास। तो पाएंगे कि बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन हुआ जो एनसीईआरटी के लाइन से ही लिया गया है, लेकिन ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन बन जाते हैं जो जिसमें किसी खास राज्य की चर्चा हो जाती है, तो समझ आइए कि वो आपके लिए स्पेशल हो गया उस राज्य के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बिहार में किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिक सिंचाई होती है, तो वह है रोहतास के जिले में, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BBI लगा लीजिए कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है, A to Z श्रृंखला को काट देगी, वो नदी कौन है, क्या रावी है, नहीं, सतलज और चिनाब, तो वो हो जाएगा हमारा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है रावी नदी, ठीक है, ये हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार के सबसे महिला साक्षरता दर कम जो है ना, वो सहरसा में है। किस में है, सहरसा में है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, तो वह है रोहतास में। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे कम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो उसका आंसर रोहतास से आता है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है, यह क्या है। देखिए 3 जनवरी को ना प्रत्येक साल उपसौर की घटना घटती है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, सबसे कम हो जाती है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। उपसौर एक होता है अपसौर। अपसौर में क्या होता है कि अपसौर में
दूरियां सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक होता है उपसौर, मतलब उप ऐसे भी नहीं, जो उप होता है जैसे उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के नज़दीक में रहेगा, ठीक है। तो जो नज़दीक में रहेगा यानी उसमें दूरियां कम जाएगी। तो उप का मतलब क्या हो गया, दूरियां कमेगी, यानी उपसौर मतलब दूरियां कमेगी। अपसौर, अपसौर का मतलब दूरियां बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें किस किस के बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा सही आंसर, कि इस दिन पृथ्वी की सूर्य की दूरी सबसे कम हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो वह उष्णकटिबंधीय है, लेकिन सदाबहार वन नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे, ठीक है। भारत में सबसे बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं ना आज के सेशन में एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं। आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, डेली। तो वो चीज़ें आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए अभी के अभी, ठीक है। नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। थालघाट नहीं होगा, भोरघाट नहीं होगा, पालघाट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत टिक लग गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालघाट हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो पालघाट है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, वन पारिस्थितिक तंत्र या फिर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे जो स्थिर होता है ना, सबसे स्थिर वो होता है समुद्र वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, वो समुद्र वाला होता है, सागर वाला या फिर पानी वाला, ठीक है। इससे याद रखिएगा। शांत जल क्या होता है, शांत होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चला जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई थी। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत, और 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। तो 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखेंगे, इसका गठन हुआ, और 1985 से नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी में झेलम नदी ये हो जाएगी, हुगली नदी जो कि आपके मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बहते हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पर ही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का फेमस हावड़ा ब्रिज, जिसमें एक भी पिलर नहीं है। कभी आप जाएंगे तो गौर से देखिएगा, इस छोर से लेकर उस छोर के बीच में नदी पर आपको एक भी नदी में आपको पिलर नहीं मिलेंगे, पाया नहीं मिलेंगे, पोल नहीं मिलेंगे। ये इसकी खासियत है हावड़ा ब्रिज का। ये हुगली नदी पर ही है, पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। तो सिंधु नदी का ये सहायक नहीं है, रावी नदी भी सिंधु नदी का सहायक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सिंधु नदी के सहायक नदी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो इसमें हो जाएगा कि अशोक मेहता समिति जो थे ना, वो पंचायती राज के द्विस्तरीय सिद्धांत की संस्तुति की थी। वही बलवंत राय मेहता की बात किया जाए, बलवंत राय मेहता की, तो ये त्रिस्तरीय दिए थे, ठीक है, ये त्रिस्तरीय दिए थे। और अशोक मेहता की बात करेंगे तो ये द्विस्तरीय दिए थे, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन में अशोक मेहता है तो ये इनका क्या था, द्विस्तरीय था। 34वां क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार आदर की जाएगी। उपयुक्त में से किसका कथन है, क्या ये के.टी. शाह का कथन है, या भीमराव अम्बेडकर का है, या जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये जो कथन है ना, ये के.टी. शाह का है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए जाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार आदर की जाएगी। ये कथन देने वाले के.टी. शाह थे, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, यानी कितने बार वो उपस्थित हो सकते हैं दोबारा चुनाव के लिए। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ये कितने बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, जब तक मन करे तब तक लड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, नन हो जाएगा, ये नन, ठीक है, कितने बार भी लड़ सकते हैं।
36वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ना, ये किसी भी मुकदमा होता है या किसी के लिए कार्यवाही होता है उससे ये संबंधित है, ठीक है, यानी मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ है। उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा। तो भारतीय संसद की द्वितीय, इसी को द्वितीय बोला जाता है, उसको प्रथम बोला जाता है, ठीक है। उच्च सदन का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1952 तो है लेकिन जनवरी में नहीं हुआ था, अप्रैल में हुआ था, ठीक है। 52 तो है लेकिन जनवरी में नहीं, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1952 में हुआ था, इसीलिए ये भी नहीं है। तीसरा है कि 15 अगस्त 1947, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। यहाँ पे गलती से डी पे चला गया है, ऑप्शन इसका ई होगा, नन होगा, ठीक है, नन होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ना अप्रैल 1952 में गठन हुआ था। एग्जैक्ट डेट हमको अभी याद नहीं आ रहा है, आप गूगल कर लेंगे, आप पाएंगे कि अप्रैल 1952 में इसका गठन है, ये जनवरी में नहीं है, अगस्त में भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, नन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को जो है कुल 3 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कुल 3 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 39वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। देखिए, भारत से ये भाग करके सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर चले गए थे और वहाँ से ये हिटलर से मिल करके चाह रहे थे कि मतलब फिल्मी स्टाइल में अचानक रातों रात हम भारत को अंग्रेजी चंगुल से छुड़ा करके आज़ाद कर दें। हालांकि वो असफल रहे और उनकी मौत किस कारण से हुई आज तक ये अज्ञात है, अनभिज्ञ है लोग इस चीज़ से। लेकिन वो जो सिंगापुर में जाकर के दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, यानी 1943 में, ठीक है। कौन से समय में दिए थे, 1943 में दिए थे, 42 नहीं होगा, 1943 होगा, ठीक है, 1943 में दिए थे, ठीक है। चलिए, 40वां क्वेश्चन है कि बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटारा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार में सबसे पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटारा का संयंत्र आपके सामने मतलब कि इसका स्थापना किया जाना है, और कौन से ज़िला में है, पटना में है या फिर दरभंगा में है या फिर मुजफ्फरपुर में है। ये बिहार स्पेशल बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ा कदम है सरकार की ओर से पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए कि सबसे बड़ा कचरा निपटारा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। तो आप पाएंगे वह है आपका मुजफ्फरपुर में पाया जा रहा है, मतलब इसका स्थापना किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो इस तरह से आज की सेशन में हम लोगों ने NCERT किताब से बहुत ही महत्वपूर्ण 40 सवाल हम लोगों ने देखे हैं, जो SST के लिए था, जो आपके आने वाले CTET के एग्ज़ाम के लिए, स्टेट BPSC रेलवे या फिर जो भी अन्य वनडे एग्जाम देंगे सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को एकदम से ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा एक तरह से बोले तो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।